मैं आयशा जमाल आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से। और आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लेके आई हूँ। ये लेक्चर मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है और ये पहला पार्ट है। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीप का पोजीशन चेंज होने पे जो चर्चा है वो रिसेंट टाइम्स का नहीं है, वो हाल फिलहाल का नहीं है, बट पुराने जमाने में भी होता आया है। 11वीं सेंचुरी में एक पर्शिया के जियोलॉजिस्ट थे अबू रेहान बिरोनी। उन्होंने जो है इंडिया की जियोलॉजी या रॉक स्ट्रक्चर को देख के ये पता लगाया था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो पहले सी था, जो बाद में लैंड हो गया है। ओके, तो उन्होंने उस टाइम यही नहीं कहा था कि कॉन्टिनेंट की पोजिशन चेंज हुई होगी या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मूवमेंट हुआ होगा, बट उन्होंने ये कहा जो अलुवियम सॉइल है जो अभी गंगा प्लेन में पाया जाता है वो शिफ्ट हुआ होगा। ओके, उसके बाद 16th सेंचुरी में अब्राहम, 17th सेंचुरी में फ्रांसिस, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी बहुत सारे स्कॉलर्स थे, ज्योग्राफर्स थे, जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के शेप को देख के ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों जो कॉन्टिनेंट्स है वो आप एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। ओके, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नोटिसेबल है, सबसे ज्यादा ऑब्वियस है। लेकिन जो डिटेल्ड सबसे बड़ी डिटेल्ड थ्योरी, जो कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी डिटेल में जो आई थी वो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। वो एक जर्मनी के मेट्रोलॉजिस्ट है। मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जलवायु पढ़ते हैं, क्लाइमेट पढ़ते हैं एक जगह का, और वेदर फोरकास्ट करते हैं। तो उनके पास बहुत सारा डेटा था, जियोलॉजी का, रॉक स्ट्रक्चर का, वहाँ के प्लांटेशन का, वहाँ के फ्लोरा का और बेसिकली क्लाइमेट का। तो उन्होंने सब डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने ये सिद्धांत दिया, ये पोस्टुलेट किया कि जो कॉन्टिनेंट्स अभी हमें दिखते हैं अलग अलग, वो पहले से वन कॉन्टिनेंट में थे। वो सारे पहले एक कॉन्टिनेंट था जिसको पैंजिया कहा जाता था। और ये उन्होंने ये कहा था कि और ये जो वन कॉन्टिनेंट रहा है वो बहुत ज्यादा टाइम तक रहा है, मतलब कि जियोलॉजिकल टाइम जो गुजरा है अर्थ का, उसके ज्यादातर हिस्से में जो जो सारे कॉन्टिनेंट्स जो अभी हैं वो एक साथ जुड़े हुए थे। अब जियोलॉजिकल टाइम क्या है, जियोलॉजिकल टाइम पे एक अलग लेक्चर हो सकता है, बट मैं आपको संक्षेप में ये बता दूं कि ये समझिए एक कैलेंडर है अर्थ की हिस्ट्री का, हिस्ट्री के इवेंट्स का। ओके, मतलब वो रिकॉर्ड्स, वो इवेंट्स जो अर्थ की जो रॉक्स हैं उसमें वो रिकॉर्ड हो चुका है, उसको जियोलॉजिकल टाइम कहते हैं। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है? ये है लार्ज स्केल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स रिलेटिव टू वन अनदर। मतलब पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट हो रहा है, तो मतलब ये लार्ज स्केल मूवमेंट हो रहा है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई सबमर्ज हो रहा है या इमर्ज हो रहा है। सबमर्ज का मतलब डूबना, इमर्ज का मतलब बाहर आना। तो ये वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है और ये कॉन्टिनेंट्स के रिलेटिव टू है, मतलब एक दूसरे के रिलेशन में ये मूवमेंट है। और ये जियोलॉजिकल टाइम के बहुत सारे हिस्से में समझिए हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ और खत्म हो गया मूवमेंट, नहीं, ये होता आ रहा है, होता बहुत सारे टाइम में होता आया होगा और अभी भी मूवमेंट्स हो रहे हैं। और जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी है, उन्होंने जो जो अर्थ की जो पोजीशन है, अर्थ की जो सरफेस है, उसके शिफ्टिंग पोजीशन के बारे में उसने ये थ्योरी हमें बताती है। ओके, ये जो मैप है, मैप नहीं रफ स्केच करेंगे। दिस शोज द पैंजिया ऑफ वेगनर। ये वेगनर के अकॉर्डिंग पैंजिया का ये शेप था। ओके, 200 to 300 मिलियन ईयर्स अगो, 200 से 300 मिलियन ईयर्स अगो ये कॉन्टिनेंट था। ये सुपर कॉन्टिनेंट कहेंगे इसको, पैंजिया का नाम उन्होंने दिया था। वेगनर साहब ने ये सजेस्ट किया जो टाइडल फोर्स है, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल पुल है मून और सन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट में। उसके बाद उन्होंने बताया कि पोलर फ्लेइंग फोर्स क्या है। तो उन्होंने इसमें हम ये पहले बता दें कि जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है, मतलब वो परफेक्ट गोलाकार नहीं है। उसका जो इक्वेटर है उसमें बल्ज है, मतलब इक्वेटर की तरफ वो निकला हुआ पार्ट है, बल्जिंग है, बाहर की तरफ उभार है उसमें। ठीक है, तो ये जो उभार है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से आता है। तो इसमें इसमें कोई भी जो चीज जो रोटेट करती है, ये अपने एक्सिस में मूव करती है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो मिडल में सबसे ज्यादा रहता है। अर्थ में भी ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो पोल्स में कम है और इक्वेटर पे ज्यादा है। तो
जो फोर्स है इसका मतलब क्या हुआ, वो इक्वेटर से, अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो फोर्स इंक्रीज करती जाएगी। तो इस फोर्स की वजह से ही पोलर फ्लेइंग फोर्स ने एक्ट किया और कॉन्टिनेंट्स जो है वो इक्वेटर की तरफ गए। पोलर फ्लेइंग का मतलब है कि जो पहले जो पैंजिया थी वो पोल्स की तरफ थी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो पोल्स को छोड़ के, मतलब फ्ली मतलब भाग जाना, तो पोल्स को छोड़ के इक्वेटर की तरफ चली गई। ओके, उसके बाद सेकेंड फोर्स, एक और फोर्स की बात की हुई थी, बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स से आप ये समझ लीजिए जैसे शिप है जो पानी में जो तैरती है, जो फ्लोट करती है, तो उसमें जो फोर्स एक्ट करता है उसको बॉयंसी फोर्स कहा जाता है। तो उन्होंने इस फोर्स, ये बॉयंसी फोर्स, पोलर फ्लेइंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स है वो इक्वेटर की तरफ मूव किए, और जो टाइडल फोर्स है उसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स जो है वो वेस्ट की तरफ मूव किए। अब फिर उन्होंने ये बताया कि ये जो फोर्सेस हैं ये इफेक्टिव तब होते हैं जब बहुत बहुत मिलियन इयर्स में वो, जब तीनों फोर्सेस, चारों फोर्सेस एक साथ जमा होते हैं, लेकिन उसको बहुत सारा टाइम मिल जाता है, तब ये ड्रिफ्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर साहब आपने सिद्धांत दे दिया कि जो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, फिर उन्होंने मैकेनिज्म भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया कि इस डायरेक्शन में गया कॉन्टिनेंट्स और वेस्ट डायरेक्शन में गया, इक्वेटर की तरफ गया, और कौन कौन से फोर्स इस डायरेक्शन में कॉन्टिनेंट्स को ले गए। फिर उन्होंने एविडेंसेस रखा कि ये एविडेंसेस हैं कि एक्चुअली में जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक साथ जुड़े हुए थे और बाद में वो टूटे हैं और फिर अब प्रेजेंट पोजीशन में आए हैं। तो हम जरा एविडेंसेस देख लें कौन कौन से एविडेंसेस हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। पहला एविडेंस जो होता है, जो मोस्ट ऑब्वियस है, जो सबको, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि ये है द फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। मतलब ये जो कॉन्टिनेंट है, ये देखिए, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इनको अगर हम पोजीशन करें इन लोगों की, तो ये देखिए, ये लोगों को लगा कि ये दोनों कॉन्टिनेंट्स आपस में एक दूसरे में एक पजल की तरह फिट हो जाएंगे। ठीक है, और एक्चुअली में यहाँ पे देखिए ये है अटलांटिक ओशन और ये है मिड ओशनिक रिज, और इन कॉन्टिनेंट्स को आप ऑब्जर्व कीजिए। जो मिड ओशनिक रिज, उनकी भी शेप देख लीजिए, ये ओशन के अंदर है, ये जो रिज है जो ओशन के अंदर है, और ये दोनों कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो रिज के दोनों तरफ है, और ये आपस में एक बिल्कुल शेप देख के कोई भी कह सकता है कि ये दोनों लग रहा है एक कॉन्टिनेंट के पार्ट हुआ करते थे। एविडेंस ऑफ फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। सेकंड एविडेंस क्या है, सिमिलैरिटी इन रॉक टाइप्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। तो वैज्ञानिक साहब ने ये कहा कि जो रॉक टाइप है जो दोनों कॉन्टिनेंट्स के कोस्ट्स पे है, वो दोनों रॉक टाइप्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि सिमिलर रॉक टाइप्स दोनों कॉन्टिनेंट के, साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट और अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में सिमिलर है, और ये जो रॉक्स है वो, उन रॉक्स की एज भी सेम है। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि परहैप्स हो सकता है ये दोनों कॉन्टिनेंट्स एक लार्जर पार्ट का हिस्सा रहे। सिर्फ साउथ अमेरिका और अफ्रीका के रॉक्स सिमिलर नहीं है, बल्कि यहाँ देखिए, ये जो एपलेचियन माउंटेन्स है नॉर्थ अमेरिका के, ये वाले माउंटेन्स, और कैलेडोनियन माउंटेन्स ब्रिटेन के, ये दोनों रॉक्स भी सिमिलर हैं और सेम एज के हैं। सिमिलरली अगर हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को फिट करेंगे तो हमें वहां दिखेगा एपलेचियन और कैलेडोनियन, ये लोग सिंगल माउंटेन चेन का पार्ट रहे हैं। अब ये दोनों माने, ये हम सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ मिला दिया हमने, यहाँ पे ये यूरोप को नजदीक कर दिया, ग्रीनलैंड को नीचे ले आए हैं, और यूरोप यहाँ पे आ गया है, अफ्रीका को हमने यहाँ ले गए हैं, और अमेरिका यहाँ आ गया। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो माउंटेन्स की चेन बन रही है वो ऑलमोस्ट सेम माउंटेन, सिंगल माउंटेन की चेन है, क्योंकि वो एक लाइन में हमें दिख रही है यहाँ पे। लेक्चर यहीं तक, मैंने दो एविडेंसेस का जिक्र किया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में और एविडेंसेस दिखाऊंगी आप लोगों को, और उसके बाद क्रिटिसिज्म पे आएंगे हम उसके थ्योरी पे। आज इतना तक आप लोग पढ़िए, और जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो आप लोग मुझे सैटरडे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।